Okay, let's just start it. And what is the name of your second chapter? Prejudice and discrimination. That means पक्षपात एवं भेदभाव. तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. First of all, let's have insight कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा prejudice and discrimination. नेक्स्ट होगा stereotypes. थर्ड होगा inequality and discrimination. Caste system, Ambedkar and his struggle against discrimination. Fighting for equality, the Constitution of India. So these are the topics which we are going to complete today. Stay tuned till the last and let's begin. So prejudice and discrimination exist at both the individual and the social level. To get rid of prejudice and discrimination, we must deal with existing beliefs in the society. Prejudice और discrimination एक तरीके से पक्षपात और जो भेदभाव है ये इंडिविजुअल से लेके हमारे सोशल लेवल तक एग्जिस्ट करता है. और अगर हम चाहते हैं कि हम इनसे छुटकारा पाएं, हम इनसे दूर हो जाएं, तो उसके लिए हमें जो हमारे ओल्ड रिचुअल्स हैं, जो बिलीव्स हैं, हमें उनसे डील करना पड़ेगा. उनमें हमें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, तभी जाके हम उनसे पार पा सकते हैं. आगे बढ़ते हुए देखते हैं. There were four castes among the Hindus, of which the first three, the Brahmin, Kshatriya and Vaishya, were considered the highborn, while the fourth one, the Shudras, performed menial tasks and served the other three groups in the society. हिंदू रिलीजन के हिसाब से आपके 4 ग्रुप बनाए गए, 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें आपके कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको हायर क्लास कंसीडर किया जाता था, इनको उच्च कोटि का माना जाता था. उसके बाद में आते हैं शूद्र, जिनको मीनियल वर्क मतलब सेवकों का काम, नौकरों का काम दिया जाता था. उनके हिसाब से उनको लगता था कि ये जो जाति है, ये जो कास्ट है, ये सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं, ना कि राज करने के लिए या फिर रूल करने के लिए. तो ऐसे होता था उनके साथ में. आगे देखेंगे. Now they were considered impure and untouchable by the people of higher caste who considered themselves as superior. अब उनके साथ ऐसा क्या, उनको सेवक मानते थे, ये एक अलग चीज है. उसके साथ साथ में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा. उन्हें इम्प्योर और अनटचेबल समझने लगे, उन्हें बिल्कुल अपवित्र, जिनको छुआ नहीं जा सकता, ऐसा माना जाने लगा. और ये किसके द्वारा किया जाता था? जो लोग सो कॉल्ड हायर क्लास के लोग होते थे, वो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे. A person may be prejudiced in terms of language and accent he or she speaks, the culture he follows, his religious beliefs, his reason, color of skin, etc. अब एक इंसान के साथ जो पक्षपात है, भेदभाव है, वो किस फॉर्म में हो सकता है? उसकी लैंग्वेज को लेके हो सकता है, उसकी रेस को लेके हो सकता है, उसके जेंडर को लेके हो सकता है, उसकी लैंग्वेज को लेके हो सकता है. सो दीज आर द टर्म्स इन विच दे आर फेसिंग प्रेजुडाइज. ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे. देखेंगे. Sometimes our prejudices are so deep and firm in our mind that we don't want to do friendship with the people of other community. कभी कभी ये प्रेजुडाइज, ये जो हमारे अंदर फीलिंग है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हमें उस कम्युनिटी के लोगों से बात करने तक में प्रॉब्लम होने लगती है. हमारे बिलीफ जो है, हमारे जो माइंड का एक सीड है, जो कि हमें हमारे एक क्या बोल सकते हैं, कल्चर में हमको दे दिया गया, वो चीज़ क्या है कि हमें उनसे फ्रेंडशिप तक करने में रोकती है. तो ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी, इवन अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. बट ऑफन वी एक्ट इन सच वेज दैट हर्ट देम. और कभी कभी तो हम इस तरीके से व्यवहार करते हैं जो कि उन लोगों को हर्ट भी करता है. दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड दिस इज द डेंजर फॉर द यूनिटी इन द सोसाइटी. ऐसे तो बोला जाता है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी कंट्री की जान है, शान है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को एक अलग चीज में बोला जाता है. लेकिन ये डाइवर्सिटी इस फॉर्म में हमें क्या कर रही है? हमारी यूनिटी के लिए थ्रेट बन रही है. मतलब हम अपनी डाइवर्सिटी से ही डरने लगे हैं, हम लोगों को प्रेजुडाइज करने लगे हैं, उनमें भेदभाव लाने लगे हैं. तो ये चीज हमारी यूनिटी के लिए खतरा है. क्या? प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन. आगे बढ़ेंगे. Talk about in short first. At times we meet people who are very different from us. Some people make fun to those who are different. होता क्या है, कभी कभी जब हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो उनके बाद मतलब उनसे मिलने के बाद ज़्यादातर कुछ लोग क्या होता है, उनका मजाक बनाने लगते हैं. They develop a negative attitudes and opinion against such people because they feel safe with only those who talk, dress and think like them. होता क्या है
चीजें जो है वो समाज में एक अपना जगह देती है। Discrimination means unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice. Discrimination का मतलब है कि जब हम किसी इंसान से अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं एक स्पेशल पर्सन और एक ग्रुप से, ठीक है, इसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल बैडली, फोर्सिंग देम टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन अनवांटेड एक्टिविटीज, restricting their access to work or forcing them to live in certain neighborhoods or denying them the things to which they are entitled to the right and laws. अब इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करना, उन्हें फोर्स करना, ठीक है, और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ अनवांटेड चीज़ों में करवा देना, जो गलत एक्टिविटीज़ होती है उनमें उनको उनके वर्क का एक्सेस नहीं लेने देना, मतलब उनको हर जगह से, वर्क प्लेस से लेके अपॉर्चुनिटीज से लेके हर जगह से डिस्क्रिमिनेशन करना और उनके लॉज और राइट्स को हैरेस करना। तो ये आता है आपके डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया पीपल हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट पीपल इन विद डार्क स्किन। इंडिया में भी काफी जगह पे क्या होता है कि डार्क स्किन और वाइट स्किन के बीच में एक बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। दिस मेक देम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, ट्रीट देम डिफरेंटली और अनफेयर। अब ये क्या है, ये चीज उनको एकदम डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए मजबूर करती है कि लोगों को, जो लोग बेचारे डार्क स्किन के हैं और अलग लोगों के द्वारा उनसे ऐसे डीलिंग होता है। द नंबर ऑफ फेयरनेस क्रीम्स इन द मार्केट इज साइलेंट प्रूफ ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन पीपल बॉर्न विद डार्क स्किन फेस। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो एक अनफेयर ट्रीटमेंट, एक जो रेसिज्म होता है, एक जो स्किन टोन को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो फेयरनेस क्रीम्स है जिनके आप एड्स देखते हो, फेयर एंड लवली एंड फेयर हैंडसम, तो वो एक वाइट स्किन और एक ब्लैक स्किन के बीच में एक हमारे सामने एक प्रूफ है जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक स्किन या फिर जो रेसिज्म के प्रति हमारे अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बी इट इन स्कूल, एट द वर्क प्लेस और इन द मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजुडाइज फॉर फेयर स्किन। अब आप चाहे स्कूल में हो, किसी वर्क प्लेस पे हो, किसी मैरिज पार्टी में हो, डिस्क्रिमिनेशन आपको स्किन रिलेटेड हर जगह देखने को आराम से मिल जाएगा। इवन पेरेंट्स भी कभी कभी अपने बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनकी डार्क और उनकी फेयर स्किन को लेकर, which should not be happen. Next thing है, there are several other discriminatory practices that have harmed the growth of our society. इंडिया में बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो प्लेस लेती हैं जिनकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है सोसाइटी की वो नहीं हो पाती। The most unbearable is without any doubt the hold of the caste system on the nation. और सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हार्म है हमारी सोसाइटी को वो ये है कि हमारे इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम प्लेस लेता है या फिर कास्ट सिस्टम बनाया जाता है। The inhuman aspect of the system was the treatment given to those who were considered the outcast and called untouchables. और सबसे जो एक अनफॉर्चुनेट थिंग है वो ये है कि हम उनके प्रति बहुत बुरा बिहेव करते हैं जिनको अनटचेबल या फिर शुद्रास समझा जाता है, तो ये बहुत गलत चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, एवर वंडर द न्यू इक्वालिटी एक्ट came in force on October 1st, 2010, harmonizes and replaced previous anti-discrimination legislation. उसके बाद हमारे इंडिया में एक एक्ट आया जो कि 1 अक्टूबर 2010 को आया, न्यू इक्वालिटी एक्ट, जिसका नाम है न्यू इक्वालिटी एक्ट। अब ये क्या करता है, ये एडवोकेट करता है आपके प्रीवियस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, जो हमारा इससे पहले का एक्ट है उसको क्या करता है, ये इन्फोर्स करवाता है। ऑल्दो योर रिस्पांसिबिलिटी अंडर द एक्ट विल स्टे लार्जली द सेम, जबकि आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी है पहले एक्ट और दूसरे एक्ट में सेम रहती है। देयर आर सम चेंजेस दैट विल अफेक्ट बोथ एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जो कि बिजनेस और लोगों को, मतलब उनकी गुड्स को प्रभावित करते हैं। These include the introduction of protected characteristics and new forms of discrimination. इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी गई जैसे कि आपका फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें कुछ हैं तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीरियोटाइप। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट। Stereotype is a fixed idea that people have about what someone or something is like, especially when the idea is wrong. होता क्या है कि ये एक ऐसा आइडिया है, ये एक ऐसी धारणा है, फिर एक ऐसा विचार है इंसान के मन में जो एक फिक्स्ड रहता है सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, और बेसिकली ज़्यादातर जो एक प्री मैच्योर आइडियाज होते हैं ये अपने आप
एग्जाम्पल के लिए देखें, दिस मस्ट बी साउंडिंग सिमिलर टू बीइंग प्रेजुडाइज। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रेजुडाइज जैसी फीलिंग है, बट देयर इज अ फाइन लाइन टू डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप। बट इन दोनों के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है? वी थिंक दैट द गर्ल्स लाइक डॉल्स, बुक्स, इंडोर गेम्स एक्सेट्रा। हमारी एक सोच होती है कि गर्ल्स है तो उनको डॉल्स ही पसंद होंगे, बुक्स पसंद होंगे, इंडोर गेम्स पसंद होंगे। अगर बॉयज है तो उनको कार्स पसंद होंगे और बाइक पसंद होंगी। दिस इज अ स्टीरियोटाइप थॉट वी हैव फॉलोड इट ब्लाइंडली। और ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ही है। आज के डेट में जो गर्ल्स हैं वो चांद पे जा चुके हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, उन्होंने अटलांटिक को तैर के पार किया है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, नो वन इज बाउंडेड बाय देयर रेस, देयर जेंडर, देयर रिलीजन, बिकॉज सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो हमें इन सब चीजों से दूर कर देती है। आगे बढ़ के देखेंगे, stereotypes are unfair because they prevent us from treating people as unique individuals with different qualities, abilities, likes and dislikes. Stereotype एक ऐसी thinking है जो कि हमें रोकती है fair treatment करने के लिए उन लोगों से जिनके पास जो बिल्कुल unique individuals हैं, उनके अपने different qualities हैं, likes हैं, dislikes हैं और abilities हैं। तो हमें उन लोगों में fair treatment करने से stereotype thinking जो है वो रोकती है। Stereotypes can also prevent us from displaying our appreciating a unique talent or ability. Stereotype thinking हमें दूसरों के टैलेंट और उसकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करने से रोकती है। हमारे मन में पहले से ही एक विचार होता है कि जो चीजें हैं that has to be go with my idea. If they are not like this, what in the way we want, so फिर सब गलत है। हमारी एक सोच रहती है। Sometimes we stereotype a group of people and never the whole group. होता क्या है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं अपनी सोच में और फिर सोचते हैं कि पूरे ग्रुप को बिल्कुल लेबल लगा देते हैं कि हमने सोचा है बस ये सब ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद दिस ग्रुप कुड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, किसी कंट्री को लेके, किसी सेक्स या जेंडर को लेके और स्टेट को लेके। ठीक है, दिस लेबल और जजमेंट इज अनफेयर बिकॉज इट डजंट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑन देयर कल्चर। ये जो एक थिंकिंग है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, वो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है ताकि हम दूसरे लोगों को समझ पाए, उनके कल्चर को समझ पाए। ठीक है, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड टू द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटीज। ये कुछ ऐसी बुरी चीजें हैं या फिर एबल्स हैं जो कि क्या करते हैं हमारी कल्चर, ठीक है, और ये सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को लीड करते हैं। तो कुल मिला के प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन ये जो है वो हमारी सोसाइटी के एबल्स हैं। आगे बढ़ के देखेंगे inequalities and discrimination. Let's see what is this. Inequality is another basis of discrimination. असमानताएं जो है वो एक पक्षपात जो चीज होती है उसके एक दूसरा एक उसका फॉर्म है। Inequalities takes on various forms like the unequal distribution of wealth or the unequal status of men and women. अगर हम inequalities की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, वो क्या है? सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप इंडिया में देखोगे 100% इकोनॉमी में 100% वेल्थ में 1% होता है 85% लोगों के पास, 4-5% लोगों के पास 15% से 20% वेल्थ है। उसके बाद 1% लोगों के पास पूरी 95% वेल्थ है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का हमारी कंट्री में। तो आपने देखा होगा कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। उसके बाद वुमेन और मैन का स्टेटस हमारी कंट्री में, मतलब वुमेन का स्टेटस है वो अलग ही है और पुरुषों का जो है वो अलग है। तो ये क्या है कि दो चीजें जो है आपको दिखाती है कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में अपनी जगह बनाती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन और बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी जो हमारे देश में पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो जो इनइक्वालिटी के बेस पे होता है वो बिल्कुल ही अलग है डाइवर्सिटी पे। मतलब ये कि जो डाइवर्सिटी है वो एक अलग चीज है, वो हमें दिखाता है कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इनइक्वालिटीज के बेस पे हमारी कंट्री में होता है। आगे देखेंगे द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इन अ सोसाइटी कॉजेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर्टी और वेल्थ का वो सोसाइटी में कॉज करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज।
People who are poor do not have access to good food, clothing, shelter और education. जो हमारी सोसाइटी में गरीब लोग हैं उनको एक एक्सेस नहीं मिल पाता है अच्छे खाने का, न्यूट्रिशियस फूड का, क्लॉथिंग का और शेल्टर का, और उनको एजुकेशन तक नहीं मिल पा रही, जो कि हमारी बेसिक नीड्स में से एक है. The poor suffer when they are ill as they cannot pay for expensive medical treatment. इंडिया में हर साल ऐसा होता है कि 10 to 12% लोग हर साल बीपीएल में चले जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज. वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्होंने जितनी भी सेविंग की होती है वो किसमें, इलाज में खर्च करते हैं, और जिसके कारण वो क्या है, गरीबी रेखा में चले जाते हैं. तो मतलब सबसे ज्यादा गरीब जो है वो फेस करते, गरीब लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं जब वो बीमार होते हैं, क्योंकि दे आर अनेबल टू अफोर्ड these expensive medical expenditure. Understood? आगे बढ़ेंगे. As they lack good education, they are unable to get good job. जैसा कि उनके पास वो अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पाते. अब जब अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो एक अच्छी जॉब भी उनको मिल नहीं पाती. Thus the poor get discriminated against in many ways. इस तरीके से जो गरीब हैं वो हर तरीके से डिस्क्रिमिनेट होते हैं हमारे देश में. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड. अब ये क्या होता है, द किलिंग ऑफ फीमेल फीट्यूसेस एंड बेबीज. फीमेल फोर्टिसाइड मतलब चाइल्ड, जो बच्चे हैं, मतलब कन्याओं की भ्रूण में हत्या, मतलब एक माँ के गर्भ में ही उसकी बच्ची को मार देना, उनका जेंडर के बेसिस पे उनका चेकअप करवा के उनके गर्भ में ही उनको मरवा देना, जिसको गर्भपात कहते हैं. तो फीमेल फेटिसाइड इसका मतलब हुआ. आर टू एवल्स prevalent not only in our village but also educated urban families. अब ये ऐसे एवल है, कन्या हत्या या फिर कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी एवल्स है हमारे देश में जो ना कि सिर्फ गांवों में होती है, एज वेल एज विलेजेस में भी, या फिर अर्बन एरियाज में भी अच्छे से होती है. मतलब ये जो घटनाएं हैं वो शहरों में भी उतनी हो रही है जितनी विलेजेस में हो रही है. The demand for dowry made on the parents of the bride is another example of social injustice. और इसके कुछ रीजंस में से एक है कि जो अब पेरेंट्स का सोचना होता है, जो गरीब होते हैं उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो डाउरी और दहेज कहाँ से देंगी, जो कि ब्राइड की फैमिली मांगेगी, दूल्हे की फैमिली मांगेगी. तो ये एक अलग एग्जाम्पल है हमारे सोसाइटी में इनजस्टिस का. लेट्स हैव अ लुक. In response to the female foeticide and the infanticide in 2001, the Supreme Court in India gave orders to 5 multinational companies in response to the female foeticide. कन्या हत्या या कन्या भ्रूण हत्या के पक्ष में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया को ऑर्डर दिया. इंडिया में 5 मल्टीनेशनल कंपनीज को, फिलिप्स, साइमंड्स, तोशिबा, लार्सन एंड टोरबो एंड विप्रो, इनको क्या दिया, एक ऑर्डर दिया गया टू गिव देम द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द क्लिनिक्स एंड पर्सन इन इंडिया टू whom they have sold ultrasound machines in the last 5 years to enable the state government to find out if these machines were registered. मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 कंपनीज को 2001 में एक ऑर्डर दिया कि जो लोग अल्ट्रासाउंड, मतलब ये 5 कंपनीज जो कि पूरे देश में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को अल्ट्रासाउंड मशीन देते हैं, तो उनको उनकी डिटेल्स चाहिए थी. अब फिर जिन हॉस्पिटल में वो सेल हो रहे हैं वहां से भी डिटेल मांगी जाती थी ताकि वो बता पाए कि इनका यूज किस बेसिस पे हो रहा है, किस मतलब वेलफेयर के लिए उसका यूज हो रहा है या फिर हमारी सोसाइटी को हार्म करने के लिए यूज हो रहा है. ओके, तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने की. अनफॉर्चुनेटली नॉट मच हैपेंड आफ्टर दिस डायरेक्टिव. और बोले कि दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज्यादा कुछ इससे हुआ नहीं. Although the companies were reported to have supplied all the information that was required, जबकि कंपनीज ने सारी इंफॉर्मेशन दी जो कि रिक्वायर्ड थी as per the direction of Supreme Court. The statements are as per the Statesman, a leading newspaper, on February 3rd, 2002, has reported in Delhi there was not a single illegal machine cell is impounded. उनके हिसाब से कि एक भी illegal machine cell नहीं हुई, लेकिन जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं. कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया. कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया में. डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अनटचेबिलिटी इज स्टिल practiced in many rural part of India.
जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोहिबिटेड है, मतलब इसका चलन जो है पूरी तरीके से मना है, इसलिए ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है। द 4 टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया आर गिवन एज अंडर। अब हमारे यहाँ पे 4 कास्ट सिस्टम है, लेट्स सी क्या है। द ब्राह्मण, द प्रीस्टली एंड लर्न क्लास, ठीक है। द क्षत्रिय, द वॉरियर्स एंड द रूलर्स, द वैश्य, फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, द शूद्रास, पीजेंट्स एंड लेबरर्स। लेट्स सी, ब्राह्मण्स को बोला गया है प्रीस्टली और लर्न क्लास, मतलब एजुकेटेड और रूलर, ठीक है। क्षत्रिय, द वॉरियर्स एंड द रूलर्स, क्षत्रिय जो है वॉरियर्स और रूलर्स बनेंगे, ये इनका स्टेरियोटाइपिंग नहीं है। वैश्य, फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, वो मर्चेंट होंगे या फिर फार्मर्स होंगे। शूद्रास, पीजेंट एंड लेबरर्स, ठीक है। तो अभी देखेंगे द कास्ट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द ब्राह्मण्स। अब ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट किसने किया? सो द क्रेडिट गोज टू द ब्राह्मण्स, द प्रिंसली क्लास, एज दे वर एडवांटेज्ड बाय इट, जैसा कि उन्हें इससे फायदा होता था, दैट इज व्हाई दे डिड दिस। द अपर क्लास एंजॉयड ऑल द प्रिविलेज व्हाइल द लोअर क्लासेस वर mistreated and seen as unworthy, and the lowest class was often called untouchables. अपर क्लास को सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, फायदे उठाते थे वो, जबकि लोअर क्लास जो थी वो मिसट्रीटेड, उनसे ठीक से बात या फिर उनसे ठीक से बिहेव तक नहीं होता था लोगों का, ठीक है। और उन्हें माना जाता था अनवर्दी, मतलब वो अच्छे बिहेवियर के योग्य नहीं है, ऐसा विचार होता था उनके यहाँ पे। और क्या होता था कि उनको अनटचेबल भी बोलता था। तो आप देख सकते हो, the untouchables were not allowed to eat the same room along with the upper caste person, thinking that they would pollute the person's food। मतलब ये कि लोअर क्लास का पर्सन अपर क्लास के साथ बैठ के रूम में खाना तक नहीं खा सकता, because as per their thinking that they can pollute their food। ओके, आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर एंड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये अम्बेडकर जी की पिक्चर है, एंड ही वाज अ बिग, मतलब ही वाज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, born in the मेहर कम्युनिटी ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मेहर कम्युनिटी में पैदा हुए थे। डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को दलित्स के अपलिफ्टमेंट और उनके वेलफेयर के लिए गुजार दी। महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जबकि महात्मा गांधी दलित्स को या फिर शूद्रास को कहते थे हरिजन, मतलब भगवान के लोग, और चिल्ड्रन ऑफ गॉड भगवान के बच्चे, उन्हें ऐसे बोलते थे। कौन बोलते थे? महात्मा गांधी। रिमेंबर, अवर गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट। अब हमारी गवर्नमेंट ने इस ग्रुप के जो लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट में रख रखा है, ठीक है। आपने सुने होंगे एससी, एससी, ओबीसी, जनरल, तो ये कैटेगरीज होते हैं। इन स्पाइट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अम्बेडकर परसुएडेड हायर स्टडीज। ही वाज द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी फेस कर रखा था, उसके साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन ली। तो यू कैन सी कि कोई कुछ भी चाहे तो कर सकता है, ठीक है। ही एंड हिज एल्डर ब्रदर स्टडीड इन अ स्कूल एट सतारा। वो और उनके भाई जो थे वो सतारा के स्कूल में पढ़े थे। दे हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम सो दैट अदर बॉयज डिड नॉट गेट पॉल्यूटेड। मतलब आप सोच सकते हो कि उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो उनसे पॉल्यूट ना हो जाए। They could not drink water from the school well, वो स्कूल के कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। Often had to remain thirsty all day, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता था? पूरे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर encouraged Dalits to send their children to school and college। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जो दलित थे उनको एडवाइस किया कि वो अपने बच्चों को कॉलेज और स्कूल भेजिए। He also urged them to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system। उन्होंने बोला भी है कि उनके बच्चों को डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब करने चाहिए ताकि वो इस कास्ट सिस्टम से बाहर आ सके, ऊपर उठ सके। He led many efforts of Dalit so as to gain entry into temples। उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए ताकि जो दलित हैं उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए। He also believed that Dalits must fight the caste system। उन्होंने बोला कि दलित को फाइट करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, एक फ्रेज सुना होगा आपने कि बुराई करने वाला बुरा नहीं होता, बुरा वो है जो उसको फेस कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लोगों को उसके अगेंस्ट में फाइट
होना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों की तरफ जो हर एक इंसान को इज्जत करते हो। Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. बाद में उन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया रिलीजन का हिंदूज टू द बुद्धिज्म। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया ताकि वो ऐसे रिलीजन की तलाश करते जो कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करे। तो मेरा एक ओपिनियन है कि ये लोगों की गलती है, ना कि रिलीजन की, जो कि लोग हमेशा करते रहते हैं, जिनकी वजह से आप किसी और चीज़ को खराब कर देते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दलित वुमेन, ट्राइबल एंड फार्मर्स फॉट नॉट ओनली फॉर द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूलर्स बट आल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी। अब जो फ्रीडम के बाद, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान दलित लेडीज, मतलब जो वुमेन थे, और ट्राइबल और फार्मर्स, इन सब ने क्या अपनी फ्रीडम के लिए ही नहीं लड़े वो ब्रिटिशर से, उसके साथ साथ में वो अपनी डिग्निटी या फिर इक्वालिटी के लिए भी वो बहुत लड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वांटेड टू बी एजुकेटेड जस्ट लाइक टू मेन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो वुमेन थी वो चाहती थी कि उन्हें भी शिक्षा मिले पुरुषों के जैसे। दलित फॉट फॉर द राइट टू एंटर टेम्पल्स। दलित जो थी वो लड़े ताकि उन्हें एटलीस्ट मंदिर में एंट्री मिल जाए। एंड आगे बढ़ेंगे, ओके, नाउ farmers and tribals wanted to be free of the control of money lenders who charged high rates of interest। और जो farmers और tribals होते थे वो लड़े मनी लेंडर के खिलाफ, जो लोग उन्हें मतलब मनी लेंड करते थे, लीज पे मनी देते थे, मतलब उनको इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, जो उनसे हाई चार्ज करते थे, वो इन सब के खिलाफ करते थे। लेट्स लुक ऑफ एवर पोर्शन द इक्वल राइट्स अमेंडमेंट, जिसको ERA कहते हैं, वाज अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू गारंटी इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिजाइन किया हुआ एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जो कि वर्क करता है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन के लिए। द ERA वाज ओरिजिनली रिटन बाय एलिस पॉल एंड इन 1923। ये जो ERA है वो लिखा गया था आपके एलिस पॉल के द्वारा 1923 में, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहली बार कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। In 1972, it passes both houses of Congress and went to the state legislatures, ठीक है, for ratification। लास्ट में ये कांग्रेस में आया, उसके बाद हमारे जो दोनों हाउस है वहाँ पे जाके इसको एंट्री मिल गई, और उसके बाद में इसके रेटिफिकेशन के लिए फाइनली भेजा गया। The ERA failed to receive the requisite number of the ratification before the final deadline mandated by the Congress on June 30, 1982। ओके, सो ERA जो था वो फेल हो गया रिसीव करने में। एक रिक्विजाइट नंबर ऑफ रेटिफिकेशन होता है कि वोटिंग चाहिए होती है, मतलब मेजॉरिटी होती है जिसको, जिसके तहत कोई भी जो रूल है वो, मतलब कोई भी एक्ट बना दिया जाता है, कोई भी बिल, ठीक है, ये होता है। हेंस इट एक्सपायर्ड एंड सो इट वाज नॉट अडॉप्टेड। इसके बाद क्या हुआ, जब इसे मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो एक्सपायर हुआ, ठीक है, और अडॉप्ट नहीं किया गया, लार्जली बिकॉज फिलिस स्कैल्फी मोबिलाइज कन्वर्जन टू अपोज द ERA। क्योंकि एक फिलिस स्कैल्फी कुछ रहे होंगे जिनकी वजह से इस ERA को अपोज किया गया। इन 130 कांग्रेस हैज अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, 130 कांग्रेस के पास रिकॉर्ड नंबर था वुमेन का। ऑन March 5, 2013 द ERA वाज रीइंट्रोड्यूस्ड एज SJRES 10 बाय सेनेटर रॉबर्ट मेनेंडर, ठीक है, मेनेंडेज, इनके द्वारा इसको वापस से 2013 में रीइंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट्स हैव अ लुक। When India gained freedom from the British, the leaders realized that they had won the war against the external enemy। ठीक है, जब इंडिया ने फ्रीडम के लिए फाइट किया ब्रिटिशर से और जब हम उनसे आज़ाद हो गए, ठीक है, तो लीडर्स को लगा कि हमने ना एक्सटर्नल जो हमारा बाहरी दुश्मन है हमने उससे जीत हासिल कर ली, बट मैनी इंटरनल एनिमीज, लेकिन बहुत सारे जो बोला नहीं जाता अंदर के जो दुश्मन थे, सच एज इनइक्वालिटीज, असमानताएं, पावर्टी, ठीक है, ये सब जो थे वो अभी भी थे, स्टिल रिमेन, वो अभी भी रह गए हैं। इन ऑर्डर टू गिव ऑल इंडियंस अ लाइफ ऑफ इक्वालिटी एंड अ सेंस ऑफ freedom, they needed a set of rules that would guide not only the government but also the people of India।
उनको ये लगा कि इन ऑर्डर टू गिव इंडियंस लाइफ ऑफ इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ फ्रीडम, उनको एक फ्रीडम वाला सेंस देने के लिए, बराबरी समानता का जीवन देने के लिए उन्हें एक रूल या फिर एक गाइड या फिर एक बुक की जरूरत है जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, गवर्नमेंट को गाइड करे एज वेल एज लोगों को भी गाइड करे भारत के, ठीक है। हेंस board was constituted to draft the constitution of India under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। इसी तरीके से फिर एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेंच बनाई गई जिसके जो हेड थे वो आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वी एडॉप्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। It is a vital document that contains the basic framework of the government and the right of the people of India, ठीक है। अब ये एक ऐसा वाइटल डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट बताता है, राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के लोगों की राइट भी बताती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मेंशन है कि हमारे क्या अधिकार है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रियम्बल की। सो प्रियम्बल और द इंट्रोडक्शन और टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया अ सॉवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic and guarantees social economic and political justice to all, ठीक है। प्रियम्बल जो कि फर्स्ट पेज होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे संविधान की आत्मा, ठीक है। हिंदी में हम इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। और दूसरा ये हमारा एक आईडी कार्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जाते हो तो स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, तो आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, उससे आपको पता चलता है, मतलब आपके टीचर को या फिर स्कूल बहुत बड़ा है तो पता चलेगा कि ये बच्चा इस क्लास का है और यहाँ से आता है, ये पेरेंट्स है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आईडी कार्ड है वो प्रियम्बल है। मतलब आप पूरा एक प्रियम्बल का पेज देके समझ जाएंगे कि जो कंट्री का टाइप है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड, और ये गारंटी करता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, मतलब किसी भी इंसान जो भारत का नागरिक है उसे गारंटी है कि वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को मिलेगा, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ऑन एन इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी लिस्ट बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स that offers to all citizens those basic freedoms which alone can make life significant and democracy fruitful, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो ये फंडामेंटल राइट है ये अकेले ही इंसान की जिंदगी जो है मतलब रेडी टू लिव बना देती है और आपकी लाइफ को एक मतलब अच्छे खासे रूल्स प्रोवाइड करती है जिससे आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो, और इसी की वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो फ्रूटफुल है, ठीक है। Some of the important fundamental rights include the right to freedom of religion, right to education, right to freedom, ठीक है। आपको किसी भी रिलीजन को अपनाने की, उसके रिचुअल्स को फॉलो करने की फ्रीडम है, आपको एजुकेशन लेने की फ्रीडम है, आपको फ्री रहने की फ्रीडम है, ठीक है। उसके बाद we must remember that there is no place for prejudice or discrimination in our communities, homes, school और places of work। हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज का हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे घरों में, हमारे स्कूल में और हमारी सोसाइटी में। पीपल विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट दैट। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के लिए फाइट करनी चाहिए और उसमें हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर and before we complete it, let's recap कि हमने क्या क्या पढ़ा है। So discrimination means unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice, ठीक है। discrimination जो है, भेदभाव जो है, ठीक है, वो एक unfair treatment होता है किसी पर्सन और ग्रुप के लोगों के लिए जो कि prejudice पे बेस्ड होता है, ठीक है। In many cases in India, people have a prejudice against people with dark skin, जैसे कि जो रेसिज्म होता है अमेरिकन कंट्रीज वगैरह या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, ऐसे इंडिया में भी डार्क स्किन को लेकर थोड़ा ज्यादा चीजें हैं, जिसका एक फुल प्रूफ एग्जांपल है फेयर स्किन। कभी भी आप देखोगे वो फेयर ही बनाएंगे, मतलब उनको लगता ही नहीं कि डार्क स्किन वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, स्पेशली व्हेन द आइडिया इज अ रॉन्ग वन। अब स्टीरियोटाइप थिंकिंग क्या है, ये वन टाइप ऑफ एक फिक्स्ड आइडिया है पहले से ही आपका, जो कि आपका रहता है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी ग्रुप के लिए, ठीक है। मतलब आपको लगता है, आपको लगने लगता है कि बस ये जो है बिल्कुल ऐसे ही नहीं होना चाहिए, जबकि आपका आइडिया रॉन्ग है, फिर
discrimination on the basis of inequality is different from the based on the diversity. डिस्क्रिमिनेशन जो इक्वालिटी पे बेस्ड है वो बिल्कुल ही अलग है डाइवर्सिटी से. डाइवर्सिटी इज द अनदर थिंग. ठीक है. उसके बाद फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, द किलिंग ऑफ द फीमेल fetus and babies are two evils prevalent not only in the villages as well as in the urban areas, educated urban areas. तो ये जो चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, तो डिस्क्रिमिनेशन फीमेल फर्टिसाइड मतलब कन्याओं की हत्या उनके माँ के भ्रूण में या गर्भपात करवा देना उनका, चेक करके कि वो गर्ल्स हैं. तो ये एवल है जो कि ना सिर्फ विलेजेस में हो रही है, ये शहरों में और एजुकेटेड फैमिलीज में भी अच्छे से हो रही है. तो जो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नॉट अ गुड साइन. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दैट दलित मस्ट फाइट the caste system and the work towards the society based on respect for all person. मतलब दलित को खुद ही फाइट करना चाहिए उनके राइट्स के लिए और उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले और एक ऐसी सोसाइटी की तरफ उन्हें एफर्ट लगाने चाहिए जो कि सारे लोगों को रिस्पेक्ट करे, ना कि उनके रिलीजन, उनके स्टेटस और उनकी इकोनॉमी को. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड आई होप आई वुड हैव क्लियर योर ऑल डाउट. ठीक है. उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स हैं